मौसम का संदेश देने वाला पक्षी जंगल में भयंकर बारिश होने का ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, भयंकर आंधी तूफान के साथ ऐसी विनाशकारी बारिश आने वाली है कि सबके घोंसले ताश के पत्तों की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए सब पक्षियों के लिए भलाई इसी में है कि इस जंगल को खाली करो और तुरंत पड़ोस वाले सुंदरवन जंगल में शिफ्ट हो जाओ। सुनो सुनो सुनो। रानो चिड़िया भी अपने घर में बैठी मौसम का संदेश देने वाले पक्षी का ये डरावना ऐलान सुन रही थी। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर हमारा घर गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? मम्मा, फिर तो हमें भी किसी दूसरे जंगल भाग जाना चाहिए। रो मत मेरी बच्ची, जब तक तेरी मम्मा जिंदा है तुझे कुछ नहीं होने देगी। तू जाकर जल्दी जल्दी कमरे में सामान बांधना शुरू कर और मैं जाकर बाकी पक्षियों से सलाह करके आती हूँ। अपनी बेटी को तसल्ली देकर रानो चिड़िया जंगल में निकलती है, जहाँ सब पक्षी पहले से ही बड़े पेड़ के नीचे परेशान जमा थे। आप सबने मौसम विभाग का ऐलान सुन ही लिया होगा। मेरी तो यही राय है कि हमें एक पल भी घंवाए बिना अपना सामान बांधना चाहिए और सुंदरवन जंगल में जाकर यह आफत का मौसम गुजारना चाहिए। जब आंधी तूफान खत्म हो जाएगा तो हम अपने वतन वापस आ जाएंगे। जी रानो बहन, हम सब ने भी आपस में यही मशवरा किया है कि फिलहाल जान बचाकर इस जंगल को छोड़ना ही सही रास्ता है। अभी सब पक्षी आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे कि गोरी कवि और कालू कौवा भी वहाँ मटकते हुए आ जाते हैं। देखो गोरी, इन भीगी बिल्लियों के चेहरों पर कैसे 12 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का नाम सुनकर ही इनके पंखों का सारा रंग उड़ गया हो। कितने डरपोक हैं ये सब। तभी अचानक आसमान में काले कलूटे और डरावने बादल छाना शुरू हो जाते हैं। फालतू की कॉमेडी बंद करो कालू भैया, हम सब ने तो जाने का फैसला कर लिया है। आप बता दें कि आपका क्या इरादा है या यहीं रहकर भीगने का इरादा है? ना भाई ना, मेरे पति कालू ने हमारा घोंसला अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत बनाया है। हम तो अपना ये आलीशान महल छोड़कर तभी नहीं जाएंगे। तुम सब भिखारियों की तरह भागना चाहते हो तो भागो, पर मैं और कालू तो यही राजा रानी की तरह राज करेंगे। हाँ, गोरी ने बिल्कुल सही कहा। मैंने अपने घोंसले में ऐसी इंजीनियरिंग की है कि तूफान उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए हम तो इसी मजबूत घर में पैर पसार कर सोएंगे। तभी पीछे से गोरी कवि की सास भी वहाँ हाफते हुए आ जाती है। अपनी ये घमंड भरी बातें बंद करो। हमारा घर कितना भी मजबूत हो, पर जब कयामत की बारिश आएगी तो वो तिनका भी नहीं छोड़ेगी। सब पक्षियों के साथ चलो, वरना यहीं जल समाधि बन जाएगी तुम्हारी। कालू, तुम्हारी माँ का भी बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है। चलो कालू जी, हम घर चलते हैं। इन्हें भागने दो अपना जंगल छोड़कर। ऐसा कहकर दोनों कौवे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और बाकी सब पक्षी भारी मन से अपना सामान बांधकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी अपने जंगल से काफी दूर निकल गए थे और सुंदरवन पहुंचने ही वाले थे। इधर कालू और गोरी का शातिर दिमाग चालू हो जाता है। चलो गोरी, मैदान साफ है, कोई पक्षी जंगल में नहीं बचा। सबके खाली घरों में जाते हैं और जितना भी अनाज बचा कुचा है सब पर डाका डालकर चुरा लाते हैं। दोनों दुष्ट कौवों का लालच इस क़यामत की बारिश में भी खत्म नहीं हुआ था। उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, बस मुफ्त के भोजन की चिंता थी। ऐसा सोचकर दोनों अपने घर से थैला लेकर निकलते हैं और सबसे पहले रानो चिड़िया के घर की रसोई में घुस जाते हैं, जहाँ कुछ अनाज पड़ा था। गोरी और कालू अनाज समेटते हैं और फिर तोते के घर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बारिश इतनी भयंकर हो जाती है कि उन्हें उड़ने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए वे पेड़ की एक डाल के नीचे छुप जाते हैं। कालू जी, बिजली कड़क रही है, कहीं हमने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? हमें भी बाकी पक्षियों के साथ चले जाना चाहिए था। तुम बिल्कुल फालतू की चिंता मत करो, हम इस जंगल के बेताज बादशाह हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलो बाकी पक्षियों के घर की रसोई भी साफ कर लें, फिर अपने मजबूत महल में चलेंगे। वे दोनों उड़ने ही वाले थे कि अचानक सामने से चील उड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों कौवों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वे दुम दबाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। गोरी, बिल्कुल आवाज मत करना, अपनी चोंच को लॉक कर लो। इस पूरे जंगल में हम अकेले बचे हैं। अगर इस चील को पता चल गया तो वो हमें बिना नमक मिर्च के ही चबा जाएगी।
आसपास सूंघते हुए। किसी काले कलूटे पक्षी की गंध आ रही है यहाँ से। लगता है कोई मूर्ख यहीं रह गया है। थोड़ा आगे जाकर देखती हूँ। जैसे ही चील थोड़ी आगे जाती है, दोनों कौवे अपनी जान हथेली पर लेकर झाड़ियों से निकलते हैं और सरपट अपने घर की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपने तथाकथित मजबूत महल में कदम रखते हैं, देखते हैं कि उनकी छत तो चलने की तरह टपक रही थी। कालू, ये है तुम्हारा मजबूत घर। ये घर कम और वाटर पार्क ज्यादा लग रहा है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो पक्षियों के साथ नहीं गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी गोरी कालू को कोस ही रही थी कि अचानक तेज हवा के थपेड़े से उनका पूरा घर भूकंप की तरह जोर जोर से हिलने लगता है। दूसरी तरफ रास्ते में आंधी तूफान ज्यादा बढ़ने के कारण सब पक्षी एक पहाड़ी पेड़ की बड़ी सी खोखल में शरण लिए हुए थे। दोस्तों, बारिश हद से ज्यादा तेज हो गई है। सुंदरवन जंगल बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन पहले इस सुरक्षित खोखल में बैठकर कुछ खा लेते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं। जी रानो बहन, भूख तो मुझे भी इतनी लगी है कि मैं इस लकड़ी को ही चबाने वाला था। तुम दोनों सब्र करो, मैं अपने घर से बड़े ही स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल लेकर आया था। सब मिलकर खाते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर मजे से मीठे फल खाते हैं और सुरक्षित रहकर बारिश का आनंद लेते हैं। लेकिन कोने में बैठी कालू की बूढ़ी माँ लगातार रो रही थी। रानो बेटी, मेरी बहू और बेटा भले ही बददिमाग और लालची हैं, लेकिन हैं तो मेरे अपने ही ना। मुझे इस भयानक रात में उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है। न जाने वे किस हाल में होंगे। जी माँ जी, चिंता तो मुझे भी उन दोनों की बहुत हो रही है। भले ही वे हमसे लड़ते रहे, पर आखिरकार हैं तो हमारे पड़ोसी ही। लेकिन इस तूफान में अब हम क्या कर सकते हैं? रानो, तुम्हें तो पता ही है कि कालू को घर बनाना तो दूर, एक दिन का जोड़ना भी नहीं आता। उसका घोंसला इतना कमजोर है कि इस तूफान को झेल ही नहीं पाएगा। माँ जी, यहाँ बैठकर आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। हम जाकर उन दोनों को ढूंढकर यहाँ ले आते हैं। ठीक है कबूतर, तुम और रानो जल्दी जाओ और दोनों को सुरक्षित ले आओ। हम सब यहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। संभल कर जाना। इधर जंगल में जिस पेड़ पर कौवों का घोंसला था, वो आंधी के भयानक झोंके से जड़ से उखड़ जाता है और एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। कालू कौवा उस भारी पेड़ के तने के नीचे बुरी तरह फंस जाता है और गोरी बाहर रह जाती है। गोरी, मेरी हड्डियाँ पापड़ बन गई। मुझे बाहर निकालो, वरना मैं यही कबाड़ बन जाऊंगा। कालू जी, ये पेड़ तो इतना भारी है कि मुझसे टस से मस नहीं हो रहा। पूरे जंगल में कोई चींटी तक नहीं है जो हमारी मदद करे। मैं क्या करूँ? गोरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। तभी अचानक टॉर्च की रोशनी चमकती है और सामने से रानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हुए आते दिखाई देते हैं। आप आ गए दोस्तों, आप आ गए। मुझे माफ कर दो, हम बहुत बुरे थे। प्लीज मेरे कालू जी को इस भारी पेड़ के नीचे से निकालो, वरना ये यही दम तोड़ देंगे। रानो चिड़िया और कबूतर बिना कोई पुरानी करवाहट सोचे तुरंत आगे बढ़ते हैं। फिर वे तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत से उस भारी पेड़ को कालू के ऊपर से हटाते हैं और कालू को अधमरी हालत में बाहर निकालते हैं। आज तो यमराज से सीधे अपॉइंटमेंट कैंसिल करके आया हूँ। बाल बाल बच गया। मुझे लगा था आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे माफ कर दो दोस्तों, हमें आप सबकी बात माननी चाहिए थी। चलो जल्दी यहाँ से भागते हैं, इससे पहले कि मौत दोबारा हमें घेर ले। फिर कबूतर और रानो चिड़िया के साथ कालू और गोरी उड़ते हैं और सुरक्षित पहाड़ी खोखल में अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ माँ अपने बेटे को गले से लगाकर रोने लगती है। फिर सुबह होते ही सब अपना अपना सामान उठाते हैं और सुंदरवन जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ ही समय बाद वे सब सुंदरवन जंगल पहुंच जाते हैं। सुंदरवन जंगल में कोई तूफान नहीं था। वहाँ खिलखिलाती हुई धूप खिली थी और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सब पक्षी चैन की लंबी सांस लेते हैं। जंगल में तेज बारिश बरस रही थी। रानो चिड़िया कभी खिड़की से बाहर देखती तो कभी अपने टपकते घर को। गुड़िया बेटी, कोको बेटा, हमारा घर बहुत जल्द टूट जाएगा। इस बारिश के सामने टिक नहीं पाएगा। अब हम क्या करें? मम्मा,
सबसे पहले तो हमें इस घर से निकलना होगा। ऐसा ना हो कि छत हमारे सर पर ही गिर जाए। फिर अचानक रानो चिड़िया का घर जोर से हिलने लगता है। तो रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और रानो चिड़िया का घर हवा अपने साथ बहाकर ले जाती है। अच्छे समय पर हम अपने घर से निकल आए गुड़िया बेटी, लेकिन अब हम क्या करें? मम्मा चले हम जाकर आपके किसी दोस्त से मदद मांगते हैं। रानो चिड़िया के घर के पास ही कालू कौवे और गोरी का घर था। रानो चिड़िया उनके पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी कभी बाहर आती है। क्या है मोटी चिड़िया, क्यों आधी रात को हमारी नींद खराब कर रही है? मैं बहुत मुश्किल में हूँ गोरी बहन, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरी मदद करें। मेरा घर तेज हवा अपने साथ बहाकर ले गई। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, मुझे मिल गई काम करने वाली। हाँ, तुम मेरी पड़ोसी हो। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आएगा। मैं तुम्हें अपने घर में रख लूंगी, बस एक शर्त पर कि तुम मेरे घर का झाड़ू पोछा करोगी, बर्तन धोगी और घर के सारे काम करोगी। ये सुनकर गुड़िया और कोको को बहुत गुस्सा आता है। मम्मा चले यहाँ से, हमें इस काली कवि के घर में नहीं रहना। ये खुद ही रहे अपने इस घर में। काली किसको बोला तूने? मोटी चिड़िया, अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जा। अब तो मैं किसी सूरत तुझे अपने घर नहीं रखूंगी। रानो चिड़िया भी वहाँ से अपनी बेटी और बेटे को लेकर चली जाती है। कितना अच्छा शिकार पंख में आया था, घर के काम करवाती इससे। लेकिन इस मोटी चिड़िया की अकड़ तो देखो। मैं भी देखती हूँ इस बारिश में कहाँ जाती है तू। रानो चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में दूर निकल आती है। बारिश तेज से तेज होती जा रही थी। मम्मा आप मुझसे उड़ा नहीं जा रहा, हम कहीं पे रुक जाते हैं। चिड़िया को सामने एक बड़े पेड़ की खोखल नजर आती है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पेड़ की खोखल के अंदर चली जाती है। ऊपर वाले का शुक्र है हमें कोई सुरक्षित जगह तो मिली। मेरे बच्चों, क्या तुम दोनों को भूख तो नहीं लगी? मम्मा इस बारिश में आप हमारे लिए भोजन कहाँ से खोज कर लाएंगी? अभी रात है, शायद सुबह बारिश कम हो। जी मम्मा, हम एक रात भूखा रह लेंगे। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाते हैं और वो चिड़ियों का परिवार उस पेड़ की खोखल के अंदर सो जाता है। सुबह होती है तो बारिश चली गई थी और सूरज निकल आया था। मम्मा चिड़िया उठती हैं, लेकिन उनके दोनों बच्चे अभी तक सोए हुए थे। चलो बच्चों उठ जाओ, हमें अपना नया घर बनाना है। अपनी माँ की एक पुकार पर दोनों बच्चे उठ बैठते हैं। लेकिन मम्मा हम अपना घर बनाए तो बनाएंगे कहाँ? जितना भी मजबूत घर हो, अगर महंगी लकड़ी से न बना हो तो वो टूट ही जाता है और हमारे पास तो महंगी लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं हैं। गुड़िया बेटी, एक बार हमारे जंगल में भी ऐसे ही बारिशें शुरू हो गई थीं, तो मेरी माँ और मैंने मिलकर नारियल के अंदर घर बनाया था और अब हम भी एक नारियल के अंदर घर बनाएंगे। चलें यहाँ से चलते हैं। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर पेड़ की उस खोखली से निकल आती है और वो जंगल में इधर उधर उड़ने लगती है। वो नारियल के पेड़ की खोज में थी। फिर आखिर उसे दूर एक बड़ा नारियल का पेड़ दिखाई देता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस नारियल के पेड़ के पास चली जाती है। मम्मा मैं उड़कर बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोको बेटा, हम तो जंगल से बहुत दूर आ गए हैं और मैं तो जंगल के इस हिस्से को जानती भी नहीं हूँ। लेकिन आप रुकें, मैं जाकर नदी खोजने की कोशिश करती हूँ। गुड़िया बेटी, अपने भाई के पास ही रहना और दोनों यहीं पर रहना। रानो चिड़िया पानी खोजने निकल जाती है। वो नहीं जानती थी कि एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। चील अपने शिकार पर निकली हुई थी। वो जंगल में घूम रही थी। वो अपना शिकार खोज रही थी। चील पूरे जंगल का एक चक्कर लगाती है और उसे नारियल के बड़े पेड़ पर रानो चिड़िया के दोनों बच्चे बैठे हुए नजर आ जाते हैं। चील उनके पास आती है और हंसने लगती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि शिकार मेरे इतने पास है और मैं पूरे जंगल में खोजती फिर रही हूँ। वैसे तुम दोनों अकेले बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो? कोको भाई, आप मेरे पीछे आ जाए, हमारी मम्मा हमारे लिए पानी लेने गई है। अच्छा, तो तुम दोनों की माँ भी है? आज तो मजा आ जाएगा, चिड़ियों के पूरे परिवार को खाऊंगी। चील, आप प्लीज मुझे खा लो, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दो। मैं तुझे भी खाऊंगी और तेरे भाई को भी। छोटी चिड़िया, तू बिल्कुल चिंता मत कर। दूर से पानी लाती मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के पास चील को बैठा देखकर तो डर जाती है।
ए ऊपर वाले, यह कैसी परीक्षा है? अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को जालिम चील के चंगुल से कैसे बचाऊं? फिर अचानक चिड़िया की नजर चील के बिल्कुल ऊपर लगे नारियल पर जाती है और रानो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आती है। चील रानो चिड़िया के बच्चों पर हमला करने ही वाली थी कि रानो जल्दी से जाती है और वो नारियल को चील के सर पर गिरा देती है। जैसे ही नारियल चील के सर में लगता है, वो जाकर जमीन पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो? जी मम्मा, हम ठीक है। जल्दी यहाँ से चले, ये चील हमें खाने वाली थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ती है। वो थोड़ा आगे आती है तो उसे एक घर दिखाई देता है। रानो चिड़िया जाकर उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है तो अंदर से एक चिड़िया बाहर आती है। अरे बहन जी, आप कौन हैं? मैंने कभी भी आपको इस तरफ नहीं देखा। रानो चिड़िया सारी बात उस चिड़िया को बताती है और वो चिड़िया रानो को अपने घर के अंदर ले आती है। बहन जी, आप जिस पेड़ की खोखर की बात कर रही हैं, उसमें तो काला नाग रहता है। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गई। मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ और फिर मैं आपको एक बड़ा पेड़ दिखाती हूँ। आप उस पर अपना घर बना लीजिएगा। बहन जी, नारियल में बनाया घर बहुत सुरक्षित होता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उसी में अपना घर बनाऊंगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। फिर वो चिड़िया रानो चिड़िया को भोजन लाकर देती है और वो आपस में बातें करने लगती हैं। फिर शाम के समय रानो चिड़िया उसी नारियल के पेड़ के पास जाती है। अब वहाँ से चील जा चुकी थी। रानो नारियल में अपना घर बनाना शुरू करती है। चिड़िया नारियल में चोंच मारने लगती है और थोड़ी ही देर में नारियल में सुराख हो जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस नारियल के अंदर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। तेज बारिश बरस रही थी और गोरी कवि कालू को बातें सुना रही थी। मैं तो जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, कभी इस बुढ़िया के कपड़े धोती हूँ तो कभी तेरे जूठे बर्तन। मुझे तो कभी भी एक दिन भी पेट भरकर भोजन नहीं मिला। कालू जाओ, मुझे भोजन ला कर दो। घर में एक दाना भी नहीं है। गोरी